सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जो मैथ का सिलेबस है आपका, उसकी प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूं और इसमें 2 चैप्टर्स मैं पहले ही करा चुका हूं। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपका तीसरा चैप्टर है संख्याओं की अवधारणा, मतलब कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होती है, उत्तरवर्ती संख्या कौन सी होती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आज सीखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को हम, और इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जो हैं इस क्लास से जुड़ जाएं और बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे अपनी क्लास को सभी लोग अपने प्रैक्टिस को कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या नहीं है। कौन सी प्राकृतिक संख्या यहाँ पे नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए, 1 है, 2 है, 81 है, 0। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? गिनती की संख्याएं, जो कि शुरू होता है क्या से? 1 से, 2 से, 3, 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है? इस तरीके से ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, 1 प्राकृतिक संख्या है, 2 प्राकृतिक संख्या है, 81 भी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक, ये 0 किस में आता है? होल नंबर में आता है और पूर्णांक में आता है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित संख्याओं में से पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या इसमें से कौन है? तो देखिए, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 1 2 3 4 5, ये सभी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। और 0 को हटा दिया जाए तो ये क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं। अगर 0 जोड़ दिया प्राकृतिक संख्याओं में तो ये क्या हो गया? आपकी पूर्ण संख्याएं हो गया, होल नंबर्स। देखिए, पूरा परिभाषा पे प्रश्न है। पिछला प्रश्न आपने देखा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, उसकी परिभाषा पे था। ये प्रश्न आपकी पूर्ण संख्या के परिभाषा पे है। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या कौन सी है, यहाँ पे ये बताना है। तो देखिए, -1 जो होता है ये पूर्णांक संख्या है, √2 परिमेय संख्या है। ठीक, तो ये दोनों नहीं होगा, और यहाँ पे ऑप्शन ए में ही हमको सही मिल गया, इसलिए डी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। ठीक, तो ये 0 जो हो जाएगा ये आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा, होल नंबर। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 3 है, निम्नांकित संख्याओं में पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या कौन सी है? तो देखिए, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 6, और जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो भी क्या आती हैं? पूर्णांक में आती हैं। तो इस तरीके से 1 से लेकर के इंफिनिटी, और इधर 0 से लेकर के -1 -2 -3, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। तो आपका 325 भी पूर्णांक संख्या होगा, 100 भी और 0 भी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा, उपरोक्त सभी ये तीनों ही पूर्णांक संख्याएं हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न संख्या 4 है, निम्नांकित संख्याओं में से परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, √5 जो होता है ये परिमेय संख्या नहीं होता है। परिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहां q जो है वह ≠ 0, और p और q क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। अब देखिए, √5 आपको पता है √4 का मान 2 होता है, तो इसका मान जो है 2 दशमलव करके कुछ आएगा, और ये ऐसे मान इसका चलता जाएगा जिसको आप किसी बटे के रूप में नहीं दिखा पाओगे, तो इसलिए ये नहीं होगा। और शून्य जो है आपका, शून्य को आप 0/1 लिख सकते हो, तो ये परिमेय संख्या होनी चाहिए। और 3/4 तो यहाँ पे आप देख रहे हैं निश्चित रूप से ही आपकी परिमेय संख्या होगी। और √2 का भी जो मान आता है वह 1.41
मतलब ये भी आपका जो है रिपीट होता जाता है, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या, इसको भी आप p बाई क्यू के रूप में, इसको किसी p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब किसी दो संख्याओं के बटे के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे सबसे सटीक उत्तर जो है आपके लिए ऑप्शन सी 3/4 ये भिन्न के रूप में आपको दिया गया है, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। यहाँ पे संख्या 8 की परवर्ती है, 8 की परवर्ती। अब ध्यान दीजिएगा, आपको चाहे परवर्ती पूछे या उत्तरवर्ती पूछे, उत्तरवर्ती, या यहीं पे पूछे अनुवर्ती, अनुवर्ती, परवर्ती, उत्तरवर्ती, इन तीनों का ही मतलब जो होता है वो सेम होता है, और इसको जो है इंग्लिश में बोलते हैं सक्सीडिंग नंबर, ठीक, या उस नंबर को सक्सेसर भी बोल देते हैं इंग्लिश में। तो इस तरीके से ये तीनों जो है एक ही चीज को पूछता है, इन तीनों आपस में पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अब इसको समझिए कि उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, तो किसी संख्या के जस्ट तुरंत बाद आने वाली संख्या क्या होती है, उत्तरवर्ती संख्या होती है या परवर्ती संख्या। इसमें किसी भी संख्या में एक जोड़ देते हैं तो उसकी परवर्ती संख्या हमको मिल जाती है। तो 8 में एक हम जोड़ेंगे, 8 के बाद हमको क्या मिलता है, 9, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा 9, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 धन 1 ये आपका हो जाएगा 9, तो 9 हो जाएगा। 8 जो होगा वह 8 का परवर्ती, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 9 होगी, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 6 है, पूर्ण संख्या 500 की क्रमागत संख्या होगी। 500 की क्रमागत संख्या, पूर्ण संख्या 500 के, देखिए वही क्रमागत संख्या, तो 500 के बाद कौन सी संख्या आती है, 500 के बाद 501 आता है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, परिमेय संख्या 3/4 से बड़ी परिमेय संख्या है। अब 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या हमको बताना है यहाँ पे, तो 3/5, अब देखिए सबका हर जो है वो 10 है यहाँ पे, ठीक। तो कंपैरिजन जब भी करना होता है दो भिन्नों का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर बराबर करते हैं। अब इसका जो 3/5 है, इसका हर अगर हम 10 बनाना चाहें तो हमको नीचे हर में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से, तो ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6/10। अब हमको मिल गया एक भिन्न 6/10, ठीक है। जो 3/5 है वही हमारा 6/10 है। अब 6/10 से कंपेयर करिए कि बड़ा किससे है, देखिए 4/10 में आप देखेंगे कि हर जो है समान है 6/10 के, और अंश इसका छोटा है तो ये छोटी संख्या होगी, और ये ऋणात्मक है तो ये जाहिर से बात छोटी संख्या होगी, और ये बराबर है और ये आप देख रहे हैं कि ये बड़ा है, ठीक है। और बाकी सब क्या है, छोटे हैं, ये दोनों छोटे हैं, ए बी और सी वाला ऑप्शन 6/10, 6/10 बराबर है, और 7/10 क्या है आपका, बड़ी परिमेय संख्या क्या है, 7/10, तो ऑप्शन डी यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 8, निम्न में परिमेय संख्या है, इसमें परिमेय संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। ऑप्शन है 0, √12, p/q, कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए 0 जो है, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि उसका मान जो होता है, किसी भी संख्या को आप लिखेंगे 0/1 लिख देंगे तो भी मान 0 आता है, 0/2 लिख देंगे तो भी मान 0 आता है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये p/q के रूप में व्यक्त हो रहा है, तो ये आपका एक परिमेय संख्या होगा। और √12 को आप देखेंगे तो √12 आपका एग्जैक्टली सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये 2√3 इस तरीके से √3 बच जाएगा, तो ये जो √3 है ये इसको
परिमेय संख्या नहीं होने देगा, इसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, और p बाई क्यू यहाँ पे दिया है तो p बाई क्यू के रूप में जो भी होगा वो तो परिमेय संख्या होगा ही। ऑप्शन डी कोई नहीं दिया है, तो दो ऑप्शन हमको ऐसे मिल रहे हैं यहाँ पे जो परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन सी जो होगा ज्यादा यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पड़ेगा परिभाषा के अनुसार। तो एक ऑप्शन अगर चुनना होगा तो ऑप्शन सी चुन लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे तो आपका ऑप्शन ए भी सही है यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या नहीं है ये हमको बताना है, यानी कि कौन सी परिमेय संख्या है ये बताना है। समझ गए आप कि अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक, तो अपरिमेय संख्या कौन नहीं होती है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है परिमेय संख्या, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ये p बाई क्यू के रूप में है और ये भी p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमको परिमेय संख्या बतानी थी, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा 1/2 ये परिमेय के रूप में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 10 है, क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं 4 5 6 5 6 7 6 7 8। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सब क्रम से लगा है। ऑप्शन ए में 4 5 6 है, फिर यहाँ पे ऑप्शन बी में 5 6 7 आ रहा है, ऑप्शन सी में 6 7 8 आ रहा है। तो ये सभी में जो है क्रमागत संख्याएं लिखी गई हैं। सभी संख्याएं जो यहाँ पे हैं अलग अलग ऑप्शंस में वो क्रम से हैं, तो सभी ऑप्शन सही हैं। यहाँ पे 4 5 6 5 6 7 6 7 8 ये सभी क्रमागत संख्याएं हैं जो, इसीलिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हो गए। तो ऑप्शन डी में दिया गया ये सभी, तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त में ना व्यक्त किया जा सके कहलाती हैं। p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर पाए आप, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। ये बिल्कुल परिभाषा पे प्रश्न आ गया, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 12। देखिए, किसी संख्या की मूल संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या होती है। किसी संख्या की मूल संख्या में एक अगर आप जोड़ देंगे तो उसकी क्रमागत संख्या प्राप्त हो जाती है, मतलब अगली संख्या है, जिसे हम कहते हैं परवर्ती, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। मैंने आपको लिख के बताया, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका परवर्ती, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो दिया गया है पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये आपके ऑप्शंस तीनों गलत हैं, परवर्ती संख्या बिल्कुल सही है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, प्राकृतिक संख्या है, इनमें से प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो प्राकृतिक संख्या आपको पता है गिनती की संख्या है 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से इंफिनिटी तक। तो यहाँ पे आप देखिए प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है, ना -1 आता है, 1 आता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा प्राकृतिक संख्या, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी प्राकृतिक संख्या की परिभाषा पे ये प्रश्न। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 14 है, ऐसी पूर्ण संख्या जो एक क्रम में होती हैं को कहते हैं। क्रमागत पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या। तो ऐसी पूर्ण संख्याएं जो क्रम में हो उसे हम क्या कहते हैं, क्रमागत पूर्ण संख्या कहेंगे। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या भी तो सही हो सकता है, लेकिन जब बोला गया है क्रम से हो, जैसे अभी कहीं पे लिखा गया है 4 5 6, तो ये क्या होगा, ये क्रमागत पूर्ण संख्याएं होंगी, ये क्रमागत पूर्ण संख्या। और कहीं पे अगर 6 8 13 इस तरीके से लिख दिया गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको केवल पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक, केवल पूर्ण संख्या। और आपके प्रश्न में क्या बोला है, आपके प्रश्न में बोला है कि क्रमागत पूर्ण संख्या,
तो क्रमागत क्रम से जो संख्याएं होती हैं, एक ही क्रम में होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रमागत पूर्ण संख्या। तो इस तरीके से ये आप सही समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 15 है, पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो पूर्णांक संख्याएं आपको पता है कि मेनली जो होता है दो प्रकार का होता है, ऋणात्मक और धनात्मक, ठीक। और जीरो बीच में आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा 2, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है अतिलघुत्तरीय में, प्रश्न संख्या 16, निम्न परिमेय संख्याओं में बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहला जो आपको दिया गया है 7/3 और ऋण 4/8 दिया गया है। तो बड़ी परिमेय संख्या आपको बतानी है, तो यहाँ तो आपको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 7/3 ऋण 4/8 से बड़ी परिमेय संख्या है, ठीक। सीधे सीधे लिख सकते हैं, कैसे? क्योंकि यहीं पे आप लिख सकते हैं कि 7/3 धनात्मक है और 4/8 ऋणात्मक है, ऋणात्मक संख्या है। अब आपको पता है कि हर एक धनात्मक संख्या जो होती है वह ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है, तो इतना ही कारण दे करके आप लिख सकते हैं। और ऐसा तो यहां भी आपको दिया गया है, ठीक। तो एक तरीका तो ये है दोनों को ही सॉल्व करने का, और एक तरीका मैं आपको और बता दे रहा हूं जो हम जनरली यूज करते हैं। वो हम क्या करते हैं, हम हर को समान करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ऋण 12/5 और 13/6 में हमको देखना हो अगर कौन सा बड़ा है, तो हम करते हैं क्या है, हर समान करते हैं। अब देखिए हर समान करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। इसके हर में है 5, इसके हर में है 6, इसका एलसीएम लेंगे हम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए क्या मिल जाएगा हमको, 30, ठीक। दोनों का सीधे 5 × 6 कर दिया हमने, क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है नहीं। तो इस तरीके से ये हो गया आपका 30। अब यहाँ पे हर 5 था, 30 हो गया, यानी कि 6 गुना हो गया है। तो ऊपर भी 6 से गुणा कर दीजिए, 12 में 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 72। इसके बाद देखिए 6 हर में है और 5 जो है आपका यहाँ पे जो 6 है इसका हर अब 30 हो गया है, यानी कि 5 गुना हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 13×5 = 65। तो ये आ गया 65/30, ये ऋण 72/30। तो अब ऋण 72, अब अंशों का कंपैरिजन होता है। जब हर समान हो गए तो हम अंश देखते हैं। अब यहाँ अंश 65 है, यहाँ ऋण 72 है, तो अंश किसका बड़ा है, 65। 65 बड़ा है ऋण 72 से, तो यहां से लिख सकते हैं कि जो 65/30 है वह बड़ा होगा ऋण 72/30 से। तो इस तरीके से अब यहां पे लिख सकते हैं, चाहे तो 13/6 ये बड़ा होगा ऋण 12/5 से। इस तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं, या यहाँ पे लिखना चाहें तो इस तरीके से ये लिख सकते हैं, ठीक। तो दोनों ही उत्तर आपके सही होंगे। यहाँ पे इसको भी हर समान करके चाहे आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 17, निम्नांकित में से प्राकृतिक संख्या को छांटिए। प्राकृतिक संख्या कौन सी, यहाँ पे 333 प्राकृतिक संख्या है, और शून्य जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। 443 प्राकृतिक संख्या है, और ये देखिए 3 सही 1/4। तो ये आपका जो है पूरा पूरा कट नहीं रहा है, तो ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसके बाद देखेंगे हम ऋण 7/8, ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसके बाद देखिए 2 सही 3/4, ये भी क्या है, पूरा पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है। तो यही दो आपकी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 333 और 543, यही दो संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद देखिए संख्या 18 है,
निम्नलिखित में से पूर्ण संख्या को छांटिए। पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं आपको पता है? होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आप देखिए 352 457 ये भी पूर्ण संख्या है। ऋण 312 नहीं है। 2 सही 1/18 ये भी नहीं होगा, क्योंकि केवल वो संख्याएं आती हैं जिसमें जो है कोई इस तरीके से भिन्न रूप ना हो, दशमलव वाला पार्ट ना हो। तो इस तरीके से ये 18 35 और -37 भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सभी जो है 352 457 18 और 35 पूर्ण संख्याएं हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में पूर्णांक को छांटिए। तो यहाँ पे पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4002 ये क्या है? पूर्णांक है। ऋण 3602 ये भी पूर्णांक में है, बस ऋणात्मक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। 799 ये भी पूर्णांक है। और 2.5 ये क्या है? ये दशमलव पार्ट जब आ जाता है या संख्या जैसे 2.5 है तो ये पूर्णांक नहीं है, या इसी को 5/2 भी लिखा जा सकता है, ये भी पूर्णांक नहीं होता है। जहां पे डेसिमल पार्ट आ जाता है या भिन्न आ जाता है वो संख्याएं पूर्णांक में नहीं होती हैं। और 3.7 जो लिखा है जिसका डेसिमल पार्ट जैसे 2.0 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तो ये आपका पूर्णांक होता है। ठीक, तो इस तरीके से इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि डेसिमल पार्ट जिसका 0 होता है, यानी दशमलव के बाद जो 0 होता है उसी को हम लोग उन संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो यहाँ पे ये 2.5 3.5 नहीं होगा। और शून्य भी आपका पूर्णांक संख्याओं में ही आता है। ठीक, शून्य के उधर धनात्मक संख्याएं होती हैं, शून्य के उधर ऋणात्मक होती हैं, आपको पता है। तो ये 4 संख्याएं क्या है? हमारी पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या बताइए। परिमेय संख्या देखिए रूट वाली जितने भी हैं यहाँ पे, जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, इसका भी आपका दशमलव में मान आएगा। और ऐसा मान आएगा जो ना तो कभी खत्म होगा, भाग आप करते जाएंगे, कुछ ना कुछ रिजल्ट दशमलव के बाद मिलता जाएगा। तो इस तरीके से √2 भी, ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं है। 7 आपका परिमेय संख्या है, 7 को आप 7/1 लिख सकते हैं। शून्य भी आपका परिमेय संख्या है, 0/1 लिख सकते हैं। 3.5 इसको आप 7/2 लिख सकते हैं, ये भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है। और 2.3333 ये भी देखिए आपका खत्म नहीं हो रहा है, पर क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है। इसमें जो दशमलव आता है, दशमलव के बाद जो संख्याएं आती हैं वो ना तो रिपीट होती हैं ना तो खत्म होती हैं। 2.3333 को आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं कितना? इसको आप लिख सकते हैं 7/3। 7/3। अब 7 में 3 से भाग दीजिए तो देखिए 3 दूनी 6 और 1 बच गया। तो उस 1 में जब भाग जाएगा तो 10 बन जाएगा, फिर 3 बार भाग जाएगा, फिर 1 आपका रह जाएगा, वो 10 बन जाएगा। तो ये इसको हम 7/3 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। जो 2 परिमेय संख्याएं यहाँ पे नहीं है वो है √3 और √2। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ गए परिमेय संख्याओं के बारे में। तो यहाँ पे बस आपको लिखना था, तो लिख लेंगे आप। अब ये 4 संख्याएं आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्याएं हो गई। अब इसके बाद देखते हैं हम। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है, 5 4 √40 √0 में अपरिमेय संख्या कौन सी है? कौन सी ऐसी संख्या है जो अपरिमेय है, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं? तो 5/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। तो ये दोनों परिमेय संख्याएं हो गई। और रूट में 0, इसका मान कितना आएगा? 0 का वर्गमूल लेंगे तो भी 0 आएगा। और 0 क्या होता है? 0 को 0/1 लिख दीजिए, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। और √40 की बात रही तो √40 जो हो जाएगा, इसको आप कितना लिख सकते हैं? 4 गुणे √10। ठीक, और इसको आप कितना लिख सकते हैं? √4 गुणे 10। और ये 4 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 4 आपका 2 और ये रूट में 10। तो ये √10 बचा रह जाएगा, जो आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो
अपरिमेय संख्या आपको बताना था वह आपका √40। तो यहाँ पे लिखेगा अपरिमेय, तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, केवल √40। √40 क्या हो जाएगा, ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी और बाकी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 22 है, 3/2 के घाते ऋण 3 गुणे 3/2 के घाते 5 को हल कीजिए। तो 3/2 है और यहां भी 3/2 है और दोनों के घात में अलग अलग संख्याएं लिखी हैं। तो एक नियम होता है घात का, अगर a के पावर m है और इंटू a के पावर n है तो इसको लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n। ठीक, ये घात का नियम होता है जब आधार, देखिए दोनों जगह a लिखा है और घातें अलग अलग हैं m और n। तो जब आधार समान होता है और घातें अलग अलग होती हैं और गुणा हो रहा होता है तो सेम आधार के साथ घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 3/2 के घात में ऋण 3 धन 5, ये हो जाएगा। अब 3/2 के घात में ऋण 3 और 5 जब जुड़ेगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2। तो 3/2 के घाते 2 यहाँ पे, ये बिल्कुल यही सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि कौन सी परिमेय संख्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक, तो अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है, जो परिमेय संख्या, जो संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, परिमेय संख्याएं लिखना है आपको। तो परिमेय संख्या यहाँ पे कौन कौन सी होगी, देखिए 18 क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, 18/1 लिख सकते हैं। और ये क्या है, √2 आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक, और ऋण 25 ये भी परिमेय संख्या है। √6 ये अपरिमेय संख्या है और रूट में 40 हमने देखा अपरिमेय संख्या है। √-2 ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे 18 ऋण 25 ऋण 2 ये क्या है, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं और √5 अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से परिमेय संख्या है, या यहीं पे लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या नहीं। तो जो अपरिमेय संख्या नहीं होगी वो क्या होगी, परिमेय संख्या। यानी कि यहाँ पे आप लिख दीजिए परिमेय संख्या कौन कौन सी है, 18 ऋण 25 और ऋण 2। तो इस तरीके से यहाँ पे इतने प्रश्न आपके 23 प्रश्न थे। यहाँ पे 2300 प्रश्न आपने देख लिए। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आप चाहते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करना तो यहाँ पे हमारा ऐप है अस्तित्व अकेडमी ऐप, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या सीधे प्ले स्टोर पे चले जाइए, अस्तित्व अकेडमी सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये अस्तित्व अकेडमी आप देख पा रहे हैं, ये हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है। इसको डाउनलोड करेंगे आप तो सेकंड सेमेस्टर के सभी विषयों को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। सभी विषयों को चैप्टर वाइज हमने पढ़ाया है, उसका नोट्स बना करके पढ़ाया है, उसका इस तरीके से मैंने पढ़ाया है आपको। और आपको उसका नोट्स का PDF मिल जाएगा जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं, और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगा जिसको आप अपने मोबाइल से ही दे सकते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। राजन सीरीज, पवन सीरीज पूरा सोल्यूशन मिलेगा आपको, जिसको आप जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, और साथ ही साथ सभी क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये सारी सुविधा ऐप पे है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कोई दिक्कत आए कहीं भी तो ये नंबर दिया गया है आपको, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। और ये सभी कांटेक्ट डिटेल्स आपको दिख रही हैं। इस क्लास का PDF जो है आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ये लोगो देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप समझ गए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे जरूर प्रेस करिएगा ताकि सभी जो अपडेट्स होती हैं, क्लासेस होती हैं, वो आपको मिल पाए। तो इस तरीके से उम्मीद है कि सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत। और आपको यह क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा।